नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आप सबका आज एक बार फिर अपने जीनियस इंस्टीट्यूट बाराबंकी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने इस भूगोल की श्रृंखला में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने से पहले उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं को भी जानना जरूरी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की संरचना से संबंधित विभिन्न पक्ष या पहलू कौन कौन से हैं। इन पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने में हम पहले कुछ शब्दावलियों का प्रयोग जानेंगे, उसके बाद देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है क्या। तो जब कभी इसकी चर्चा हम करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है पृथ्वी का, तो उसमें दो तीन शब्दावली का आप अक्सर प्रयोग करते हो। कौन कौन सी? पहली शब्दावली है स्थल मंडल की। किसकी? स्थल मंडल। स्थल मंडल मीन्स लिथोस्फीयर, यानी स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीन परतों से, यानी पृथ्वी तीन परतों से मिलकर बनी हुई है। ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, मध्य परत मेंटल कहलाती है, जबकि आंतरिक परत को क्रोड या कोर की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों परतों के सिवाय कुछ शब्द अलग हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसमें पहला है स्थल मंडल। चूंकि जब आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं कि स्थल मंडल लगातार स्थिनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल के ऊपर धीरे धीरे फ्लोट करता है, यानी तैरता है। इसी को आप यहाँ पहले पढ़ेंगे कि स्थल मंडल है क्या। तो स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की संपूर्ण भूपर्पटी यानी क्रस्ट तथा मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित किया जाता है। इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी मेंटल क्रस्ट, संपूर्ण क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग जिसकी अधिकतम गहराई कितनी? 100 किलोमीटर तक है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो पहला शब्द आप याद रखिएगा, स्थल मंडल क्या है? इसमें संपूर्ण क्रस्ट तथा मेंटल का ऊपरी भाग को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा एक शब्द आता है स्थिनोस्फीयर। स्थिनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं? तो दुर्बलता मंडल क्या है? ये जो आप मेंटल का ऊपरी भाग जो लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, इसके जो नीचे भाग है मेंटल का, उसे आप दुर्बलता मंडल या स्थिनोस्फीयर कहते हैं। तो स्थिनोस्फीयर में क्या है? तो आप लिख सकते हैं ऊपरी मेंटल। कौन सा? ऊपरी मेंटल जो होता है उसे आप क्या कहते हैं? स्थिनोस्फीयर। लेकिन ये ऊपरी मेंटल वह भाग है जो क्रस्ट से मिला हुआ ना होके, बल्कि जो ऊपरी मेंटल से भी थोड़ा सा नीचे का भाग है, उसे आप क्या कहते हो? स्थिनोस्फीयर। यानी जब आप पढ़ते हो मेंटल, तो मेंटल भी दो भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है उसका जो सबसे ऊपर वाला भाग स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, और उसके नीचे जो हल्का सा लिक्विड या जिसकी विस्कोसिटी थोड़ा सा कम होती है, वो क्या कहलाता है? स्थिनोस्फीयर। इसी स्थिनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल के ऊपर स्थल मंडल धीरे धीरे क्षैतिज रूप से गतिमान होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर अनेक संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे पर्वत और पठार। तो ये ऊपरी मेंटल यानी दुर्बलता मंडल। अब एक शब्द आता है कि जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विभिन्न भौतिक पक्षों की आप चर्चा करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। चलते हैं हम इन दो शब्दावलियों को छोड़ के अगले शब्दावली पर, यानी स्थल मंडल और स्थिनोस्फीयर के बाद। जब स्थल मंडल और स्थिनोस्फीयर के बाद की चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जिनको आपको रखना पड़ता है। कैसे? कि पृथ्वी की जब बात करते हैं तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? क्या? औसत घनत्व। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? आप पढ़ते हैं 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी
1 घन सेंटीमीटर में 5.5 ग्राम। ये क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व। जबकि पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसको आप क्रस्ट की संज्ञा देते हो, तो क्रस्ट का घनत्व कितना होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्रस्ट का घनत्व कितना होता है? तो क्रस्ट का घनत्व जब आप किताबें पढ़ेंगे तो वैरी करेगा, लेकिन क्रस्ट का जो सामान्य घनत्व है, औसत घनत्व, वो 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये किसका घनत्व है? क्रस्ट का। जब पता है क्रस्ट का घनत्व 2.9 है और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, तो इससे यह पता चलता है पृथ्वी के अंदर जाने पर पृथ्वी की चट्टानों का घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर हम यही बात करें कि पृथ्वी के मेंटल यानी कोर, मेंटल और कोर, अगर दोनों की बात करें तो इसमें प्रमुख है पृथ्वी के कोर का, पृथ्वी के क्रोड या कोर का घनत्व कितना है। तो पृथ्वी के अंतरतम भाग यानी कोर की जब बात करते हैं तो उसका घनत्व ये 13 को भी क्रॉस कर जाता है और उसका औसत घनत्व कितना आता है? 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 चीजें हैं। जब पृथ्वी के घनत्व की आप चर्चा करते हैं तो 3 चीजें पढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज? कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का घनत्व कितना है? 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जबकि पृथ्वी के क्रोड का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आप किसकी बात करते हैं? घनत्व की। अगर हम बात करें तापमान की, किसकी? तापमान की। जब हम तापमान की बात करते हैं तो पता है कि पृथ्वी में तापमान अंदर की ओर जाने पर यानी गहराई पर जाने पर तापमान लगातार बढ़ता जाता है, लेकिन इस बढ़ोतरी की जो दर है वो धीरे धीरे कम पड़ती है। कैसे? अगर भूपर्पटी यानी क्रस्ट के ऊपरी भाग की बात करें तो प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर यानी पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती चली जाती है। मींस अगर हम सामान्यीकृत इसे करें तो हर 1 किलोमीटर पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी के अंदर जाने पर बढ़ जाता है। यानी पृथ्वी के 1 किलोमीटर अंदर जाने पर अप्रॉक्स 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती है। अगर यही बात करें कि जबकि 32 मीटर पर, तो उसी को आप कहते हैं 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। लेकिन अगर आप ये इससे कंफर्म करना चाहें कि पृथ्वी के यही औसत वृद्धि सदैव कोर तक चलेगी यानी पृथ्वी के केंद्र तक चलेगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं तो पृथ्वी का आंतरिक तापमान बहुत अधिक होता है। अब अगर इसी पर चर्चा करें कि फिर पृथ्वी के क्रोड या कोर का तापमान कितना है, तो अगर क्रोड का तापमान की चर्चा करें तो सूर्य के जो बाहरी वातावरण है उससे अधिक तापमान होता है। पृथ्वी के क्रोड का तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के क्रोड का तापमान जब आप पढ़ते हो तो लगभग 5200 डिग्री सेल्सियस से 5430 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान रहता है। अप्रॉक्स 5200 डिग्री सेल्सियस। कहां पर? आंतरिक क्रोड की। तो तापमान को दो रूपों में पढ़ते हो कि क्रस्ट में प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जाता है, या हर 1 किलोमीटर पर पृथ्वी के क्रस्ट में अंदर जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती है। तथा अगला है टॉपिक कि पृथ्वी के क्रोड का अप्रॉक्स तापमान कितना है? तो 5000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है। ये 2 फिजिकली तत्व आप पढ़ते हो, घनत्व और तापमान। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की जो संपूर्ण आप जानकारी चाहते हैं कि फैक्चुअल रूप में, उसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, संरचना की नहीं। अगर हम बात करें कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, किसकी? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो जब आप पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हो तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की कितनी त्रिज्या है? तो आप पढ़ते हो जो औसत त्रिज्या पृथ्वी की होती है, औसत त्रिज्या, पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। यानी 6371 किलोमीटर। लेकिन चूंकि पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या वैरी करती है, यानी इसकी ध्रुवों पर त्रिज्या
थोड़ा कम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सर्वाधिक है, क्योंकि पृथ्वी की जो संरचना है जीवाइड प्रकार की होती है। दूसरी बात, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा सा, जिसको आप कहते हो सामान्य भाषा में, चपटी हुई है। तो ध्रुवों पर जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6371 से घटकर 6357 किलोमीटर तक हो जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा त्रिज्या बढ़कर 6378 किलोमीटर हो जाती है। यानी भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के मध्य की जो त्रिज्या के मध्य का डिफरेंस है वो लगभग 21 किलोमीटर का है। तो तीनों क्वेश्चन है, यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है, 6371 किलोमीटर, जबकि ध्रुवों पर इसकी त्रिज्या 6357 और भूमध्य रेखा पर 6378 किलोमीटर है। यानी ध्रुवों और भूमध्य रेखा के मध्य जो दूरी है, ये कितना अंतर है त्रिज्या में, तो आप कहते हो 21 किलोमीटर दूरी का फर्क है, यानी अंतर है त्रिज्या का। याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट है घनत्व, तापमान और पृथ्वी का की त्रिज्या के बारे में। चौथी बात अगर करते हैं, इसको आप नोट डाउन या शॉर्ट लिस्ट कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट अगर हम ध्यान दें कि और क्या है, तो एक शब्द आता है पृथ्वी का मास कितना है, यानी पृथ्वी का मास या द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी के अगर हम द्रव्यमान की चर्चा करें कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, यानी पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान कितना है, तो आप कह सकते हो पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान 5.97, कितना, 5.97 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, इसी को कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा ये 6 इंटू 10⁻24 kg, जो अप्रॉक्स है लगभग 5.9 के अप्रॉक्स कितना, 6। तो आप कह सकते हो कि पृथ्वी का औसत जो द्रव्यमान है कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg, यानी किलोग्राम। जी, आप बात करते हो कि पृथ्वी की त्रिज्या, द्रव्यमान, तापमान तथा घनत्व कैसे अलग अलग होते हैं। सबके मान जो आपका एक जितने मान वैल्यू होती हैं, जो फैक्चुअल हैं, वो आपके सामने है। चलते हैं अगली बात की ओर कि जो पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो 3 परतें पढ़ते हो, क्रस्ट, मेंटल और कोर की जब चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के बाद हम बात करते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर की। तो आप सामान्यतः पाते हो कि अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, किसकी, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कौन सा, आयरन। इसकी मात्रा 35% से भी ज्यादा है। यानी संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तब आप कहते हो कौन सा है, आयरन है। कितने परसेंट है, 35.5% के अप्रॉक्स। जबकि अगर हम केवल क्रस्ट की बात करें, किसकी, क्रस्ट की, तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहते हो ऑक्सीजन। कौन सा तत्व, ऑक्सीजन। यानी पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना की बात करते हो तो उसमें संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, जबकि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, जो 48% से भी अधिक है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व, ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन अगर हम क्रस्ट की बात करें कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है, तो खनिज कौन सा होता है, फेल्सपार। कौन सा, फेल्सपार। पृथ्वी के भूपर्पटी यानी क्रस्ट का 50% या उससे अधिक भाग किसका बना होता है, फेल्सपार का। यानी पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक खनिज कौन पाया जाता है, सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है, फेल्सपार। कक्षा 11 की एनसीईआरटी जब आप लेते हैं उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और खनिज, ये 2 चैप्टर को जब साथ में आप लेकर चलते हैं तो वहां ये आपको लिखा मिलेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सर्वाधिक खनिज कौन सा है पृथ्वी में, फेल्सपार है। जबकि क्रस्ट में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। कितना,
48% से भी अधिक। जबकि खनिज के रूप में जो फेल्सपार पाया जाता है, तो फेल्सपार में कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑक्सीजन होता है, सिलिका होता है, कैल्शियम होते हैं, कई तत्व मिलकर एक खनिज का निर्माण करते हैं। और उन खनिजों में अलग अलग खनिज बनते हैं, जिसमें फेल्सपार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रस्ट का 50% से अधिक भाग किसका बना है? फेल्सपार का बना है। ये आपकी चर्चा है कि संपूर्ण पृथ्वी में और क्रस्ट में कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं या खनिज अधिक पाए जाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बाद, तो दूसरे नंबर पर कौन पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट, संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन कौन सा तत्व है? आयरन है। कितने परसेंट है? 35.5%। जबकि क्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। कितने परसेंट है? 48% से अधिक है। जबकि क्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? फेल्सपार है। ये इसकी मात्रा कितनी है? ये 50% से भी अधिक है। कहां पर? पृथ्वी के क्रस्ट में। तो पृथ्वी की संपूर्ण जो संरचना में क्रस्ट है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण खनिज यानी पृथ्वी की क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? तो आप कहते हैं फेल्सपार खनिज से होता है। अगली चर्चा करते हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत क्या होते हैं, जिनसे हमको पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी बनी है। तो एक होते हैं जिनको कहते हैं कृत्रिम स्रोत। कौन से स्रोत? कृत्रिम स्रोत। और कुछ स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अभी तक आप जिनकी स्रोतों की चर्चा कर रहे थे, वो सब कृत्रिम स्रोत थे। कैसे? अगर हम कृत्रिम स्रोतों की बात करें, तो घनत्व पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व 2.9 है, जबकि पृथ्वी की संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पर यानी भूपर्पटी से कोर की ओर जाने पर पृथ्वी का घनत्व सदैव बढ़ता जाएगा। जबकि कोर का घनत्व पहले ही पता चल चुका है, कितना है? 13.6 के आसपास है। तो ये आप कहते हो कि घनत्व के आधार पर इतना पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर की ओर यानी केंद्र की ओर जाने पर जो चट्टानें पाई जाएंगी या जो खनिज पाए जाएंगे, वो कैसे होंगे? भारी तत्व होंगे। दूसरा, तापमान। तापमान के आधार पर यह पता चलता है पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान और प्रेशर में बदलाव आता है। प्रति 1 किलोमीटर जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस तापमान क्रस्ट में बढ़ता जाता है। लेकिन ये औसत दर लगातार बनी नहीं रहती, बल्कि ये औसत धीरे धीरे घटती है। और पृथ्वी के अंतरतम भाग यानी कोर में जाने पर उसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। तो ये तापमान की बात करते हो। और तीसरा है दाब की बात, दबाव। तो पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर कि घनत्व और तापमान बढ़ता जाता है, साथ में दाब भी लगातार बढ़ता जाता है। अभी आपसे हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट में कितना तापमान होता है, कितना दबाव होता है, तथा कोर से उसकी तुलना करेंगे कि कोर में कितना दबाव होता है। तो दो की तुलना हम कर चुके, घनत्व और तापमान। जबकि प्राकृतिक, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्राकृतिक स्रोतों में देखें जिससे हम अध्ययन करते हैं, तो एक है ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी निकलता है, उससे अंदाजा लगता है पृथ्वी का तापमान कैसे बढ़ता है, अंदर पाई जाने वाली चट्टानों की प्रकृति क्या होगी, उसमें कैसे बदलाव आते हैं। इनकी चर्चा हम किससे करते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से। तथा भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, भूकंपीय तरंगे, ये सबसे विश्वसनीय स्रोत है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का। दूसरा, उल्कापिंड। कभी कभी पृथ्वी पर उल्कापिंड के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि उल्कापिंड भी उसी पदार्थ के बने होते हैं जिससे पृथ्वी की संरचनाओं का निर्माण हुआ है। इसलिए हम उल्कापिंड के अध्ययन से हमको पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर वास्तव में कौन से पदार्थ मिलेंगे या पाए जाएंगे। ये आपके थे कौन से? स्रोत के बारे में। जब हम स्रोत की चर्चा कर लेते हैं, तो यहीं पर एक चर्चा करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटते कैसे हैं। यानी कृत्रिम स्रोतों में घनत्व, तापमान, दाब, और प्राकृतिक स्रोतों में ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे और उल्का पिंड को रखते हैं। अब हम इसी की चर्चा अगर करें कि हम जो आप स्रोत पढ़ते हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, कई तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा जाता है। तो आंतरिक संरचना को कैसे बांटते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आंतरिक संरचना जब हम पृथ्वी की पढ़ते हैं,
तो कई विद्वानों ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है और अलग अलग ढंग से बांटा है। कैसे? सबसे पहला नाम आता है स्वेस का। किसका? स्वेस ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। दूसरा नाम आता है डाली महोदय का। किसका? डाली का। और तीसरा नाम आता है किसका? तो आप कहते हो आर्थर होम्स का। किसका? होम्स का। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग रूपों में बताया। तथा अगर हम चौथे नाम की बात करें, चौथा तो आप कहते हो नाम ना के आप ये कहते हैं कि भूकंपी तरंगों के आधार पर, यानी चौथा कौन सा है? भूकंपी तरंगों के आधार पर जो बांटा जाता है, किस कैसे बांटा जाता है। तो चार नाम आप अक्सर पढ़ते हो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में। जब आप स्वेस की बात करते हो तो इस स्वेस ने कहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से मिलकर बनी है। कितने परतों से? 3 परतें हैं। 3 परतों से मिलकर बनी है। और इन 3 परतों को क्या कहा जाता है? तो आप आंतरिक जो भाग है उसे नीफे कहते हैं, उसके ऊपर जो है उसे सीमा कहते हैं, और जब पृथ्वी के सबसे ऊपरी जो भाग है उसे आप सियाल कहते हैं। तो सियाल और सीमा और नीफे का बंटवारा किसने किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित? स्वेस महोदय ने। और इन्होंने बताया कि सियाल का अर्थ होता है कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम अधिक होगा। कौन सा तत्व? सिलिका और एल्यूमिनियम। ये हल्के तत्व होते हैं, ये हल्के तत्व होते हैं। जबकि नीफे जो आंतरिक संरचना एक क्रोड है, नीफे में क्या होता है? तो आप कहते हो नीफे संरचना निकिल और फेरस, फे का मतलब फेरस यानी लोहे से मिलकर बनी होती है, जो भारी तत्व है। जबकि सीमा जो मध्य परत है, सीमा किससे बनी है? तो सीमा सी से सिलिका होता है और एम से मैग्नीशियम होता है। कौन सा? मैग्नीशियम। तो स्वेस के अनुसार अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से मिलकर बनी है। बाहरी परत को सियाल, मध्य परत को सीमा तथा आंतरिक परत को नीफे कहा जाता है। लेकिन सियाल का सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम, और नीफे मतलब निकेल और लोहे से मिलकर ये परतें बनी हुई हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी के सियाल से नीफे की ओर जाने पर भारी तत्वों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी तत्वों का घनत्व बढ़ता जाता है। या जो कहें बाहर की ओर हल्के तत्व तथा अंदर की ओर भारी तत्व विद्यमान रहते हैं या पाए जाते हैं। ये किसका वर्गीकरण है? स्वेस का वर्गीकरण। तो आज से याद रखिएगा कि सियाल, सीमा और नीफे का वर्गीकरण किसने किया है? स्वेस महोदय ने किया है। अब हम चर्चा करते हैं किसकी? डाली की, कि डाली ने यही वर्गीकरण किस रूप में किया है। तो डाली ने जो वर्गीकरण है वो क्या बताया है? तो डाली ने बताया कि डाली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों से बनी होती है। बाहरी परत को बोलते हैं, इन्होंने कोई नाम न देकर केवल कहा कि बाहरी परत कह देते हैं या परत कह देते हैं। जबकि मध्यवर्ती जो सीमा है उसे कहते हैं मध्यवर्ती परत, मध्यवर्ती परत। जबकि जो अंतरतम परत है उसे इन्होंने केंद्रीय परत के रूप में परिभाषित किया डाली महोदय ने। यानी डाली और स्वेस ने दोनों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। जबकि अब बात करते हैं होम्स की। तो होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वास्तव में 2 ही भागों में बांटा है। कितने भागों में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। इन दोनों भागों को इन्होंने क्या कहा कि जो आंतरिक भाग है इसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबस्ट्रेटम। जबकि जो बाहरी भाग है इसे क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। तो होम्स के अनुसार पृथ्वी का जो बाहरी भाग उसे क्रस्ट, जबकि आंतरिक भाग सबस्ट्रेटम में बटा हुआ होता है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं? क्रस्ट और सबस्ट्रेटम, यानी 2 भाग हैं। किसने बताया? होम्स ने। जबकि अगर हम चुंबकीय तरंगों के आधार पर बात करें तो चुंबकीय तरंगों के आधार पर चूंकि भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, इसीलिए भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। सबसे ऊपरी परत को कहा गया लिथोस्फीयर। क्या कहा गया? लिथोस्फीयर।
ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर। और मध्य परत को पायरोस्फीयर। क्या कहा गया? पायरोस्फीयर। जबकि सबसे जो आंतरिक भाग है उसे बैरीस्फीयर कहा गया। क्या कहा गया? बैरी, BARY, बैरीस्फीयर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंपीय तरंगों के आधार पर यदि देखते हैं तो 3 भागों में बटी होती है। सबसे बाहरी परत लिथोस्फीयर, मध्य परत पायरोस्फीयर और आंतरिक परत बैरीस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यानी स्वेस, डाली और होल्म तथा भूकंपीय तरंगों के आधार पर जब हम देखते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना का बंटवारा, तो इस रूप में देखते हैं जिसमें स्वेस और डाली तथा भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों से मिलकर बनी है, जबकि होल्म्स महोदय ने केवल क्रस्ट और सबस्ट्रेटम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांटा है। अब हम बात करते हैं आधुनिक संरचना, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो आधुनिक संरचना पर अध्ययन हम करते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। यानी पृथ्वी की वास्तविक संरचना या आधुनिक संरचना हम कौन सा पढ़ते हैं। जब हम आधुनिक संरचना की बात करते हैं, जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं वो है क्या? तो जो हम कहते हैं सामान्य संरचना पृथ्वी की अगर चर्चा करें तो पृथ्वी क्या है? आप कह सकते हो पृथ्वी को अगर हम काट लें और ये पृथ्वी का मान लीजिए केंद्र है। क्या है? केंद्र। और ये बाहरी भाग है। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 भागों से मिलकर बनी है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। मध्य भाग को मेंटल कहते हैं और आंतरिक भाग को क्रोड कहा जाता है। सबसे बाहरी भाग जो क्रस्ट है, सॉरी, जो सबसे बाहरी भाग है क्रस्ट है, इसकी मोटाई पृथ्वी पर महासागरों के नीचे, महाद्वीपों के ऊपर तथा पर्वतों के नीचे अलग अलग होती है। अगर क्रस्ट की बात करें, पहले तीनों परतों की हम बात करते हैं कि तीनों परतों को कैसे बांटा गया है। चलिए बात करते हैं क्रस्ट की। जब पृथ्वी के आंतरिक परत की बात करते हैं तो 0 से 100 किलोमीटर के मध्य, कितना? 0 से 100 किलोमीटर के मध्य को हम सिंपल भाषा में क्रस्ट कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि क्रस्ट 3 भाग, क्रस्ट की मोटाई स्थल मंडल, जल मंडल में अलग अलग होती है। कैसे? अगर हम महासागर के नीचे बात करें, महासागर के नीचे, तो महासागर के नीचे इसकी अधिकतम मोटाई केवल 5 किलोमीटर तक होती है। जबकि अगर हम बात करें महाद्वीपों के नीचे, तो जो महाद्वीप होते हैं उसके नीचे इसकी मोटाई बढ़ के ये अप्राप्त पहुंच जाती है 35 किलोमीटर। कितना? 35 किलोमीटर। जबकि अगर हम क्रस्ट की सामान्य बात करें कि पर्वतों जैसे हिमालय के नीचे अगर बात करें तो हिमालय अधिक ऊंचा है तो उसके नीचे इसकी मोटाई अक्सर बढ़ के 70 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। यानी क्रस्ट की मोटाई हर जगह पर वैरी करेगी, अलग अलग होगी। लेकिन क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी है? तो इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर होती है। कितनी? औसत मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर। तो क्रस्ट की औसत मोटाई 33 किलो होती है। क्वेश्चन आया है उसमें आपका 30 किलोमीटर इन्होंने माना था आंसर में, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो क्रस्ट की औसत मोटाई को 30 किलोमीटर माना है, जबकि होती कितनी है? औसत मोटाई कितनी होती है? 33 किलोमीटर तक। और क्रस्ट के बाद मेंटल का ऊपरी भाग जो मिला हुआ होता है, कौन सा? ये जो आप भाग देख रहे हैं, यानी क्रस्ट और तथा मेंटल का ऊपरी भाग, इसे ही आप क्या कहते हो? तो क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी जो भाग होता है इसे आप क्या कहते हो? स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं। तो स्थल मंडल किसे कहते हैं? क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग। और इसी स्थल मंडल यानी मेंटल के ऊपरी भाग के नीचे, ऊपरी भाग के नीचे ये जो 200 किलोमीटर की गहराई पर होता है, इसे ही सिंपल भाषा में क्या बोलते हो? स्थिनोस्फीयर।
तो ध्यान रखिएगा स्फीनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, ये कौन है, तो आप कह सकते हो ये कौन सा भाग है, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल या स्फीनोस्फीयर। तो स्फीनोस्फीयर की गहराई कितने किलोमीटर तक होती है, तो कितने किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक, है ना। फिर ये मेंटल की शुरुआत होती है, मेंटल के बाद ये क्रोड है, ये मेंटल जो 100 से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है, कितने, 2900 किलोमीटर तक। 2900 किलोमीटर से क्रोड की शुरुआत होती है। क्रोड भी दो भागों में बटा होता है। क्रोड कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है। बाहर की ओर जो भाग है उसे बाह्य क्रोड कहते हैं, आंतरिक भाग को आंतरिक क्रोड कहते हैं। ये बंटवारा जो होता है वो 5150 किलोमीटर पर होता है। ये पूछा जा चुका है कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड किस सीमा पर बटा है, 5150 किलोमीटर पर। जबकि अगर और नीचे जाते हैं केंद्र तक, तो पृथ्वी का केंद्र यानी रेडियस की बात करते हैं 6371 किलोमीटर है। यानी अगर सिंपल बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रस्ट 0 से 100 किलोमीटर और इसमें इसी के नीचे यानी थोड़ा सा भाग मेंटल का ले ले तो स्थल मंडल कहलाता है। इसी स्थल मंडल यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बाद जो एक चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा द्रव रहता है, द्रव के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसे क्या कहते हैं, स्थिनो दुर्बलता मंडल या स्फीनोस्फीयर कहते हैं। ये जो क्रस्ट और मेंटल के मध्य का भाग है, जिसको आप सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, तब आप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जहां पर दो परतों का मिलन होता है वहां दोनों परतों के विशेष गुण यानी रासायनिक और भौतिक गुण आपस में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए उसको हम डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता के नाम से जानते हैं। जैसे जहां क्रस्ट और मेंटल मिलते हैं तो दोनों के गुण वहां विद्यमान रहते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, तब आप कहते हैं क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। अब इस डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करें तो आप कह सकते हो जहां पर क्रस्ट और मेंटल मिलते हैं, इस भाग की अगर हम चर्चा करें, इस भाग की, तो इसी को एक नया शब्द आप दे देते हो। इसकी खोज किसने की थी, मोहो ने, तो इसका नाम मोहो असंबद्धता पड़ जाता है। क्या, मोहो असंबद्धता किसे कहते हैं, जो असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के मध्य पाई जाती है। जबकि मेंटल और क्रोड के मध्य जो आपका 2900 किलोमीटर पर है, इसे कहते हैं गटेनबर्ग, क्या कहते हैं, गटेनबर्ग असंबद्धता। क्योंकि मेंटल और क्रोड दोनों की यहाँ पर रासायनिक और भौतिक लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको गटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, असंबद्धता। तो गटेनबर्ग असंबद्धता 2900 किलोमीटर पर, जबकि मोहो असंबद्धता 100 किलोमीटर के आसपास मिलती है। अब आपकी आंतरिक संरचना है कौन कौन सी चीज, कि पृथ्वी का क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग, मेंटल मध्य का भाग और क्रोड आंतरिक भाग है। क्रोड फिर से दो भागों में बटा होता है, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक बाह्य क्रोड और 5150 से 6371 किलोमीटर तक आंतरिक क्रोड कहते हैं। चलिए इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। जो आपका मेंटल है, ये मेंटल संपूर्ण पृथ्वी का जो आयतन है, संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 83% भाग तो केवल मेंटल रखता है, लेकिन चूंकि यहाँ घनत्व तो क्रोड की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान और आयतन दोनों संगति नहीं दर्शाते हैं। और इसका अब संपूर्ण पृथ्वी का आयतन तो 83% मेंटल में निहित है, लेकिन द्रव्यमान के मामले में मात्र 68% ही निहित है इसमें। यानी संपूर्ण पृथ्वी का 68% द्रव्यमान मेंटल में, जबकि 83% आयतन पृथ्वी के मेंटल में निहित है। अगर हम क्रोड की बात करें, क्रोड की, तो ये पूरा क्रोड चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, ये पूरा क्रोड की अगर आयतन की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% भाग ही ग्रहण करता है। संपूर्ण पृथ्वी के कितने, 16%। लेकिन अगर हम द्रव्यमान की चर्चा करें तो यह द्रव्यमान दुगना हो जाता है, लगभग कितने परसेंट, 32%। तो संपूर्ण पृथ्वी का आयतन का 16% ही केवल कवर करता है कौन, क्रोड, जबकि संपूर्ण पृथ्वी के 32% द्रव्यमान का ये प्रतिनिधित्व करता है, क्रोड की जब चर्चा करते हैं।
एक और चीज इसी में बात कर सकते हैं डेंसिटी की, आपसे पहले बता चुके हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व तो कितना है 5.5 है, जबकि क्रस्ट का घनत्व 2.9 है और क्रोड का घनत्व तो 13.6 के आसपास है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो टेम्परेचर आपको पता है कि क्रस्ट में कितना कि 1 किलोमीटर जाने पर 3 डिग्री सेल्सियस की तापमान की वृद्धि प्रदर्शित करता है। जबकि क्रोड की अगर बात करें तो यहाँ तापमान लगभग कितना हो जाता है 5200 डिग्री सेल्सियस। जबकि अगर हम एक और बात करते हैं किसके, प्रेशर की बात करते हैं। जब आप प्रेशर की बात करते हो तो धरती में यानी पृथ्वी में क्रस्ट से नीचे यानी क्रस्ट क्रोड की ओर आने पर लगातार पृथ्वी के अंदर दबाव बढ़ता जाता है। यह दबाव जब आप केंद्र की बात करते हो पृथ्वी के क्रोड में तो ये पहुंच जाता है 3.6 मिलियन, कितना 3.6 मिलियन वायुमंडलीय दबाव। यानी पृथ्वी के समुद्री सतह पर जितना वायुमंडलीय दबाव है उसका 3.6 मिलियन दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव पहुंच जाता है क्रोड में, जिसके कारण जो पृथ्वी का आंतरिक क्रोड है तापमान 5200 डिग्री होने के बावजूद भी किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में विद्यमान है। तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी की जो आंतरिक परत है 3 परतों से क्रस्ट, मेंटल और क्रोड से बना है। क्रोड 2 भागों में विभक्त है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड पर दबाव की मात्रा थोड़ा कम है जबकि तापमान यहाँ अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए बाह्य क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है। जबकि आंतरिक क्रोड में तापमान अधिक होने के कारण भी यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव 3.6 मिलियन के बराबर लगभग पहुंच जाता है। इतने अधिक दबाव के कारण यहाँ की चट्टानें द्रव अवस्था में नहीं रह सकती हैं, इसलिए आंतरिक क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। चंद्रमा के साथ ये नहीं है फिलहाल, ये जब चंद्रमा हम पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। ये है आपके सामने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें मोहो और गटेनबर्ग असंबद्धता आपको याद करना है। ध्यान रखिएगा कौन सा, गटेनबर्ग असंबद्धता और मोहो असंबद्धता, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना थी। अगले चैप्टर में इससे संबंधित प्रश्न आपको हम करा चुके हैं, पीछे जाकर उस वीडियो को देखकर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं।